Hello students, I am Bishan Sharma, lecturer in physics. Today we will discuss non-ohmic conductors. लेकिन non-ohmic conductors के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक बार फिर ओम्स लॉ और ohmic conductors के बारे में रिकैप्चुलेट करवाऊंगा। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ohmic conductors. Those conductors which obey Ohm's law are called as ohmic conductors. जो ohmic conductors होते हैं ये Ohm's law को ओबे करते हैं। इन कंडक्टर्स को अगर बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाए, अमीटर और वोल्ट मीटर को जोड़ा जाए और उसके बाद B और I के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाए तो हमारा जो ग्राफ है वो लीनियर आता है। बी इस तरफ, आई करंट इस तरफ प्लॉट करेंगे तो ऐसा ग्राफ आता है। ohmic कंडक्टर्स ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। ओम्स लॉ में ऐसे कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन रहती है, ओरिजिन से राइज करता है एज ए स्ट्रेट लाइन। तो ऐसे ग्राफ में बी और आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे जैसे बी की वैल्यू बढ़ती है आई की वैल्यू भी बढ़ती है। लेकिन आज हम बताएंगे आपको नॉन ओमिक कंडक्टर्स के बारे में। नॉन ओमिक कंडक्टर्स आर दोज कंडक्टर्स विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। हमारे जो नॉन ओमिक कंडक्टर्स हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। क्योंकि जब नॉन ओमिक कंडक्टर्स में बी और आई के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो वो लीनियर ग्राफ नहीं आता है। जब भी हम बी और आई को प्लॉट करेंगे नॉन ओमिक कंडक्टर्स के लिए तो ऐसा ग्राफ नहीं आएगा। सो नॉन ओमिक कंडक्टर दीज आर दोज कंडक्टर्स विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। The graph between B and I for these conductors is not a straight line. तो ohmic conductors में क्या होता है, B ओवर I ये रेजिस्टेंस होता है और ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। ohmic conductors में B और I ये रेजिस्टेंस के बराबर रहता है और ये कांस्टेंट होता है। लेकिन नॉन ओमिक कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट नहीं रहती है। तो डिफरेंट नॉन ओमिक कंडक्टर्स के लिए हमने कुछ ग्राफ बनाए हुए हैं जिसे आपको बताएंगे हम। गैसेस एट लो प्रेशर, जनरली गैसेस वेल कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, लेकिन जब इनको लो प्रेशर पे एक्स रेज पास करके आयोनाइज किया जाता है तो ये कंडक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं, करंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। सो गैसेस एट लो प्रेशर जब इनको आयोनाइज कर दिया जाता है तो कंडक्टर की तरह बिहेव करती हैं। हाँ, लेकिन हैं जो नॉन ओमिक कंडक्टर्स हैं। नॉन ओमिक कंडक्टर इसलिए हैं क्योंकि जब भी गैसेस एट लो प्रेशर एज ए कंडक्टर बिहेव करेंगी तो इनमें पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो ग्राफ आएगा वो ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, ऐसे ग्राफ आएगा। बी बनने से करंट बढ़ेगी, थोड़ी बढ़ेगी, फिर जहाँ से सडनली राइज करेगी। तो इस तरीके से ये लीनियर ग्राफ नहीं है। लीनियर ग्राफ नहीं है बी और आई के बीच में। इट मीन्स ओम्स लॉ ओबे नहीं हो रहा है। और साथ ही नेक्स्ट हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर की या जंक्शन डायोड की। जंक्शन डायोड में क्या होता है, जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है करंट स्लोली बढ़ती है और किसी पर्टिकुलर वोल्टेज पे ये सडनली राइज कर जाती है तो ऐसा ग्राफ आता है। ये ग्राफ भी लीनियर ग्राफ नहीं है। बी और आई के बीच में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन रिप्रेजेंट नहीं करती है। इसलिए सेमीकंडक्टर जो हैं ये भी नॉन ओमिक कंडक्टर्स हैं। उसके साथ ही हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स भी कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। लिक्विड कंडक्टर्स को इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, ये आपको पहले बताया जा चुका है। और इलेक्ट्रोलाइट्स भी नॉन ओमिक कंडक्टर्स हैं क्योंकि
जब बी और आई के बीच में ग्राफ लड़ गया जाता है तो कुछ देर तक तो ग्राफ स्टेट रहता है, लेकिन ये स्टेट ओरिजिन से राइज करना चाहिए। जहाँ देखिए ओमिक इंडक्टर्स में ऐसे राइज करता है ओरिजिन से, ये पहले हॉरिजॉन्टल है उसके बाद राइज किया है इसने। तो ये भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इनके लिए बी और आई के बीच में ग्राफ है वो लीनियर राइज नहीं करता है, इसलिए इलेक्ट्रोलाइट्स नॉन ओमिक कंडक्टर्स हैं। जो नॉन ओमिक कंडक्टर्स होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नॉन ओमिक कंडक्टर्स के बीच में बी आई का जो ग्राफ होता है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में जो ग्राफ रहता है, उसकी हमारे पास 1, 2, 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले ये बड़ी बार बता चुका मैं, नॉन ओमिक कंडक्टर्स में बी और आई के बीच में ग्राफ लीनियर नहीं रहता है। ओमिक कंडक्टर्स में पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ बी के लिए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आई आती है, लेकिन नॉन ओमिक कंडक्टर्स में क्या रहता है, अगर हम बी की वैल्यू को कांस्टेंट भी रखें उसके बावजूद भी आई की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती है। और द रिलेशन बिटवीन बी एंड आई डिपेंड्स अपॉन द साइन ऑफ बी फॉर द सेम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आई। बी, इसका कहने वाला नॉन ओमिक कंडक्टर्स में अगर बी पॉजिटिव है तो उसके लिए पॉजिटिव पोटेंशियल है तो उसके लिए अलग वैल्यू आती है आई की, अलग ग्राफ आता है। और बी अगर नेगेटिव है तो उसके लिए अलग ग्राफ आता है। आप सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में पढ़ेंगे, अगर पॉजिटिव पोटेंशियल इस तरफ है, नेगेटिव पोटेंशियल इस तरफ है, तो पॉजिटिव पोटेंशियल आई इस तरफ और आई इस तरफ। पॉजिटिव पोटेंशियल के लिए ऐसा ग्राफ आता है, ये भी ओम्स लॉ को सेटिस्फाई नहीं करता है। नेगेटिव पोटेंशियल के लिए ग्राफ ऐसे आता है तो ये भी ओम्स लॉ को सेटिस्फाई नहीं करता है। सो सेकंड पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया। रिलेशन बिटवीन बी एंड आई इज नॉट यूनिक, ये पहले बता चुका हूँ आपको मैं। ओमिक कंडक्टर्स में बी ओवर आई के लिए ये वैल्यू रेजिस्टेंस के बराबर होती है और ये कांस्टेंट होती है, यूनिक होती है। लेकिन नॉन ओमिक कंडक्टर्स में बी और आई जो है ये यूनिक नहीं रहता है। और नेक्स्ट टॉपिक इज फेलियर ऑफ ओम्स लॉ। जो ओम्स लॉ है वो फंडामेंटल लॉ नहीं है, यानी कि हम इसको यूनिवर्सल लॉ नहीं कह सकते। इट इज़ नॉट ट्रू एवरीवेयर। सो ओम्स लॉ कुछ मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करता है अंडर सर्टन कंडीशंस। जैसे ओम्स लॉ में कहा गया है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I प्रोवाइडेड द टेम्परेचर ऑफ द फिजिकल कंडीशंस रिमेन सेम। ओम्स लॉ कंडक्टर्स में या मटेरियल्स में तभी ओबे होता है जब फिजिकल कंडीशन सेम रहती हैं। जैसे टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, टेम्परेचर भी एक फिजिकल कंडीशन है। लेकिन कुछ कंडक्टर्स ऐसे हैं जब मटेरियल्स ऐसे हैं जो ओम्स लॉ को स्ट्रिक्टली ओबे नहीं करते हैं, जिनके वो ऐसे कंडक्टर हैं जिनमें बी और आई के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ नहीं आता, यानी कि आई के ऊपर बी डिपेंड नहीं करता है। बी और आई के बीच में ग्राफ लीनियर नहीं आता है। तो मैं एक बार फिर बता दूं, बहुत से मटेरियल्स ऐसे हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, चेंज ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर विद पैसेज ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर। जैसे ही कंडक्टर में ऐसे करंट पास की जाती है तो कंडक्टर के मटेरियल की नेचर चेंज हो जाती है। नेचर चेंज होने से बी और आई का ग्राफ लीनियर नहीं आता है और ओम्स लॉ ओबे नहीं होता है। जैसे मैं आपको बता दूंगा, जैसे जैसे कंडक्टर में से करंट पास होती है, करंट को जैसे जैसे बढ़ाया जाता है, कंडक्टर गर्म हो जाता है और उसका टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने से
बी और आई के बीच में ग्राफ लीनियर नहीं आता है, क्योंकि टेम्परेचर फिजिकल कंडीशन है। ओम्स लॉ में फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट रखना बहुत ज़रूरी है, सेम रखना बड़ा ज़रूरी है। जैसे ज़्यादा करंट फ्लो करती है कंडक्टर में से, तो कंडक्टर गर्म हो जाता है, उसका टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और बी और आई के बीच में जो बी और आई को रेजिस्टेंस का रिलेशन है वो कांस्टेंट नहीं आता है। अगर हम ऐसा भी करें कि करंट बढ़ाने के साथ साथ कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट रखें, उसके बावजूद भी बहुत से मेटल्स में बी और आई के बीच में लीनियर ग्राफ नहीं आता है, ओम्स लॉ वायोलेट हो जाता है। तो ये ग्राफ दिया गया है बी और आई के बीच में। ग्राफ ऐसा आया है, जब कंडक्टर में से करंट पास हुई है, जैसे करंट बढ़ती जा रही है उसकी नेचर चेंज हो गई है, और बी और आई के बीच में जो ग्राफ आया है वो ऐसे आया है। ओ ए एक्चुअल ग्राफ आया है, लेकिन जो डिजायर्ड ग्राफ है एज पर ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ बी और आई के बीच में ग्राफ ओ बी होना, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। सो इसलिए जब भी कंडक्टर में से करंट पास की जाती है, जैसे करंट बढ़ती है कंडक्टर की नेचर चेंज हो जाती है, और बी और आई के बीच में ग्राफ लीनियर नहीं आता है, ओम्स लॉ वायोलेट हो जाता है, ओम्स लॉ ओबे नहीं होता है। नाउ लेट अस डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 टू एक्सप्लेन फेलियर ऑफ ओम्स लॉ। मैं बता दूं आपको, ओम्स लॉ में क्या होता है, ऐसा ग्राफ आता है, बी इस तरफ, आई इस तरफ, ये ओरिजिन है। ग्राफ लीनियरली राइज करता है एज ए स्ट्रेट लाइन ऊपर जाता है स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। ये ग्राफ ओम्स लॉ को सेटिस्फाई करता है। इनके जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो था तो करंट भी जीरो थी, जैसे थोड़ी सी करंट बढ़ गई, जैसे थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा है तो करंट भी बढ़ गई है, पोटेंशियल डिफरेंस और बढ़ा है करंट और बढ़ गई है, पोटेंशियल डिफरेंस और बढ़ा है और बढ़ गई है, और B इज डायरेक्टली टू प्रोपोर्शनल टू I। लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट्स में ऐसा देखा गया है कि B और I के बीच में ग्राफ लीनियरली राइज करता है, लेकिन ओरिजिन से काफ़ी दूर जाकर किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। हमारे पास एक वाटर वोल्टामीटर है, होता है, इसमें इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है। तो आप इसको देखिए, इसमें जब बी और आई के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो ऐसा ग्राफ आता है, बी इस तरफ, आई इस तरफ प्लॉट करना है। हम पोटेंशियल को बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, कोई पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस आएगी बी नॉट, जिसके ऊपर ग्राफ फिर राइज करना शुरू हो जाएगा। बी नॉट के बाद थोड़ा सा बढ़ा, करंट बढ़ना शुरू हो गई, और थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया, करंट फिर बढ़ गई है, और पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया, करंट बढ़ गई है। किसी पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस के बाद ही जाकर करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में ग्राफ लीनियरली राइज करता है। लेकिन ओम्स लॉ में ये ओरिजिन से राइज करना चाहिए, जहाँ से राइज करना चाहिए, ऐसे। इसलिए वाटर वोल्टामीटर में, इलेक्ट्रोलाइट में किसी पर्टिकुलर वोल्टेज के ऊपर ही ग्राफ जो है वो राइज करना शुरू करता है, जबकि ओम्स लॉ कहता है कि बी और आई के बीच का जो ग्राफ है वो ओरिजिन से ही राइज करना शुरू हो जाना चाहिए। सो ये भी सेकंड पॉइंट भी हमें फेलियर ऑफ ओम्स लॉ बताता है। सो मेजरेबल करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग ओनली एट ए पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस, यही बताया मैंने आपको। इस पर्टिकुलर वोल्टेज से पहले भी कुछ वोल्टेज थी लेकिन करंट नहीं थी, पर्टिकुलर वोल्टेज के ऊपर ही जाकर
वाटर वोल्टामीटर में मेजरेबल करंट फ्लो करती है। बता दिया मैंने आपको, इन वाटर वोल्टामीटर इट इज ऑब्जर्व दैट ग्राफ बिटवीन बी एंड आई इज लीनियर। बी और आई के बीच में ग्राफ लीनियर आता है, लेकिन मेजरेबल करंट किसी पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस के बाद ही राइज करती है। करंट किसी पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस के बाद ही राइज करती है। इस पर्टिकुलर वोल्टेज से पहले करंट जो है वो एब्सेंट रहती है। लेट अस डिस्कस थर्ड पॉइंट टू एक्सप्लेन फेलियर ऑफ ओम्स लॉ। करंट वोल्टेज रिलेशनशिप वेरीज विद चेंज ऑफ पोलैरिटी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। अप्लाइड वोल्टेज की अप्लाइड वोल्टेज की पोलैरिटी को चेंज कर दिया जाए तो वोल्टेज करंट रिलेशनशिप चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, और पोलैरिटी कैसे चेंज होती है। हमारे पास एक, मतलब मैं जहाँ जाऊँगा, हमारे पास एक रेक्टिफायर होता है। सारी सेमी कंडक्टर डायोड होता है। हाँ, सेमी कंडक्टर डायोड क्या होता है, इसको हम एक्सप्लेन में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे 9th चैप्टर में। डायग्रामेटिकली इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये इसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, ये एन टाइप। इस पोर्शन को पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं, इसको एन टाइप। तो कुल मिला के बन जाता है पी एन जंक्शन डायोड। पी एन जंक्शन डायोड को एज ए रेक्टिफायर इस्तेमाल करते हैं। रेक्टिफायर बेसिकली क्या काम करता है जी आपको 9th चैप्टर में डिटेल में बताएंगे, जहाँ इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जब भी हम बी और आई के बीच में रिलेशनशिप लेते हैं तो डिवाइस को बैटरी के साथ जोड़ना जरूरी रहता है। आपने ओम्स लॉ 10th क्लास में और 12th क्लास दोनों में एक्सपेरिमेंटली किया हुआ है। ये हमारे पास बैटरी है। अब देखिए, जब पी पोर्शन को, ये पी पोर्शन है, इसको बैटरी के ये पॉजिटिव के साथ जुड़ा है। इस लंबी लाइन को पॉजिटिव और इसको नेगेटिव बोलते हैं। ये हमारे पास जंक्शन डायोड है, इसके पी पोर्शन को जोड़ा है बैटरी के पॉजिटिव के साथ और एन को जोड़ा है नेगेटिव के साथ। पी को पॉजिटिव के साथ, एन को नेगेटिव के साथ। ऐसी कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं फॉरवर्ड व्यास। जब पी एन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड व्यास में होता है तो उस वक्त डायोड क्या करता है, लेस रेजिस्टेंस ऑफर करता है। जब पी एन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड व्यास में जोड़ा जाता है तो वो सर्किट में लेस रेजिस्टेंस जो है वो ऑफर करता है। लेकिन अब हमने पोलैरिटी चेंज करनी है। पोलैरिटी चेंज करने का मीनिंग हो गया, जहाँ पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव कर देना है और जहाँ नेगेटिव है वहाँ पॉजिटिव कर देना है। तो मैं अलग फिगर से आपको बताऊंगा। यहाँ ये फिर से हमारे पास पी एन जंक्शन डायोड है, जिसका पी पोर्शन है, ये एन पोर्शन है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। पी को जहाँ नेगेटिव के साथ जोड़ दिया, पी को जहाँ जब पॉजिटिव के साथ जोड़ा था तो ये फॉरवर्ड व्यास था। अब हमने पोलैरिटी चेंज कर दी, बैटरी के टर्मिनल से चेंज कर दिए हैं। तो पी को जोड़ दिया हमने नेगेटिव के साथ और एन को जोड़ दिया पॉजिटिव के साथ। इस अरेंजमेंट के बिल्कुल उल्टा है। ऐसे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं रिवर्स व्यास।
ऐसे एलिमेंट को क्या बोलते हैं? रिवर्स ब्यास। रिवर्स ब्यास में हमारा पीएन जंक्शन डायोड हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है, ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस। और फॉरवर्ड ब्यास में ऑफर्स लो रेजिस्टेंस। लो रेजिस्टेंस में करंट बहुत हाई होती है और हाई रेजिस्टेंस में करंट लो रहती है। अब आप देखिए करंट वोल्टेज रिलेशनशिप चेंज हो गया जब पोटेंशियल डिफरेंस की पोलैरिटी चेंज कर दी जाती है। तो पोलैरिटी इस तरीके से चेंज होती है, पहले फॉरवर्ड ब्यास में था, अब रिवर्स ब्यास में हो गया। जिनके पॉजिटिव जगह नेगेटिव, नेगेटिव जगह पॉजिटिव कर दिया, तो ये पोलैरिटी चेंज हो गई। अब हम देखेंगे फॉरवर्ड ब्यास में। ये फिगर नंबर 3 है, इसमें हमने बताया है, मैं आपको अलग फिगर से समझा देता हूँ। ये फिगर नंबर 3 है। पॉजिटिव करंट ऊपर तक प्लॉट करेंगे, फॉरवर्ड ब्यास में पॉजिटिव करंट इस तरफ, रिवर्स ब्यास में नेगेटिव वोल्टेज इस तरफ, पॉजिटिव वोल्टेज इस तरफ। पॉजिटिव करंट ऊपर, नेगेटिव करंट या रिवर्स करंट भी बोलते हैं हम इसको, ये नीचे की तरफ आएगी। रीज़न फॉरवर्ड ब्यास में क्या होता है, जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाया जाएगा, पोटेंशियल बढ़ाया जाएगा, करंट बढ़ती जाएगी ना, ग्राफ राइज कर रहा है, और किसी पर्टिकुलर वोल्टेज ये सडनली बढ़ जाएगी। आप देखिए जहाँ ये फॉरवर्ड ब्यास का ग्राफ है, थोड़ी सी वोल्टेज बढ़ाने से करंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जहाँ ओम्स लॉ फेलियर हो रहा है, क्योंकि बी और आई प्रोपोर्शनली बढ़ते हैं। तो जहाँ प्रोपोर्शनली नहीं बढ़ रहे हैं, थोड़ी सी वोल्टेज बढ़ाने से बहुत ज़्यादा करंट बढ़ गई है, तो ओम्स लॉ फेल हो गया है। रिवर्स ब्यास में क्या होता है, नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई की जाती है। जैसे जैसे नेगेटिव वोल्टेज बढ़ती जा रही है, करंट भी बढ़ती जा रही है, लेकिन जिस प्रोपोर्शन से बढ़नी चाहिए नहीं बढ़ रही है। देखो इतनी बड़ी वोल्टेज बढ़ गई है, रिवर्स ब्यास में नेगेटिव वोल्टेज इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है, लेकिन नेगेटिव करंट थोड़ी सी बड़ी है। तो जहाँ भी पोटेंशियल और करंट प्रोपोर्शनली नहीं बढ़ रहे हैं, दोनों केसेस में, फॉरवर्ड ब्यास में भी रिवर्स ब्यास में भी फेलियर ऑफ ओम्स लॉ हो रहा है। टू एक्सप्लेन फेलियर ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ में क्या होता है, वोल्टेज बढ़ती है तो करंट भी बढ़ती है। ओम्स लॉ में वोल्टेज बढ़ेगी, करंट भी बढ़ेगा, जब करंट बढ़ेगी तो वोल्टेज भी बढ़ेगी, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। लेकिन हमारे पास एक डिवाइस है, उसको थायरिस्टर बोलते हैं, THYRISTOR, थायरिस्टर। थायरिस्टर क्या है, एक ऐसी डिवाइस है, ये सेमी कंडक्टर डिवाइसेस की कॉम्बिनेशन है। इसमें 4 लेयर्स होती हैं, 4 अल्टरनेटिव लेयर्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। आई मीन टू से, एक लेयर P की, दूसरी N की, एक P की, N की, फिर P की, फिर N की। तो ये 4 लेयर्स होती हैं, सब अल्टरनेटिव लेयर्स होती हैं, 4 लेयर्स रहती हैं इसमें, और ये 4 लेयर जो है P और N सेमीकंडक्टर्स की होती हैं। इस थायरिस्टर को हम कंट्रोल्ड सेमीकंडक्टर या सेमीकंडक्टर डायोड भी बोलते हैं। थायरिस्टर को सेमीकंडक्टर डायोड भी बोलते हैं। ओम्स लॉ में वोल्टेज बढ़ती है, करंट भी बढ़ती है, लेकिन जहाँ क्या होता है, उल्टा रहता है।
थायरिस्टर में जब थायरिस्टर को जोड़ा जाता है बैटरी के साथ, इंक्रीज इन करंट आती है विद डिक्रीज इन वोल्टेज। वोल्टेज कम होगी तो करंट बढ़ जाएगी। इट इज़ वायोलेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो ये हमारे पास ग्राफ है बी और आई के लिए, थायरिस्टर के लिए। तो इसमें आप देखिए हम इसमें करंट दिखाएंगे जहाँ प्लॉट करेंगे वोल्टेज। जब इतनी सी करंट थी तो इतनी वोल्टेज थी। करंट और बढ़ गई है लेकिन वोल्टेज इतनी सी रह गई। करंट और बढ़ गई है लेकिन वोल्टेज इतनी सी रह गई। करंट इतनी बड़ी बढ़ गई लेकिन वोल्टेज जीरो हो गई। करंट बढ़ती जा रही है लेकिन वोल्टेज फॉल करती जा रही है। तो हमारे पास ए बी पोर्शन है जो ग्राफ का, वो हमें बता रहा है कि इंक्रीज इन करंट अकर्स विद डिक्रीज इन वोल्टेज। करंट बढ़ रही है और वोल्टेज डिक्रीज होती जा रही है। तो ये वायोलेशन ऑफ ओम्स लॉ है। थैंक यू।